करगिल की विजय गाथा के साथ हाजिर हूं मैं कंचन डोगरा नेगी। स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आप देख रहे थे इससे पहले 5 मिनट में तूफानी अंदाज में 25 खबरें। अब आपको बताएंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में हर युद्ध छलावे से हुआ। ये छलावा पाकिस्तान करता था। आजादी के बाद से कई बार पाकिस्तान ने छल से हिंदुस्तान की सीमा में अतिक्रमण करने की कोशिश की। हर बार वो मात खाता रहा। करगिल में भी वो धोखे से घुसा था। फिर हमारे वीर जवानों ने विजय की ऐसी गाथा लिखी कि उनकी कहानी आज भी सुनाई जाती है। 8,000 की फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई, आसमान को चूमती हिमालय की चोटियां, ये पर्वत, ये पहाड़, ये नदियां, ये झरने, ये हवाएं गवाह हैं कि इसी हिमालय की चोटी पर हमने तिरंगा लहराया। दुश्मन कहीं ऊंचाई पर था, छिप छिप कर वार कर रहा था, लेकिन हिंद के सूरवीरों ने, मां भारती के रणधीरों ने दुश्मनों को चुन चुन कर मारा था। आज करगिल विजय दिवस के 21 साल पूरे हो गए हैं। इसी दिन पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारतीय सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया था। करगिल विजय दिवस पर आज एक बार फिर से वक्त है उन शहीदों को याद करने का जो दुश्मन के सामने डट गए तो दुश्मन पीछे हट गए। कैसे हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ा था, कैसे भारत ने टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया था। 26 जुलाई 1999 की असल कहानी आज हम बताएंगे। मतलब ब्रिगेड की तरफ से ये हुक्म मिला था कि आप जो है तुर्तुक सब सेक्टर में जाएंगे और .5220 को कैप्चर करेंगे। पाकिस्तान को गुमान था, अमेरिका पर अभिमान था कि अमेरिका उसके साथ है तो क्या कर लेगा हिंदुस्तान। लेकिन हिंद के जांबाजों ने क्या किया वो उस वक्त दुनिया ने देखा था। इससे देश की छवि आसमान को छुई और पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए समझ गया कि उसकी फौज में दम नहीं है, हिम्मत नहीं है हिंदुस्तान की फौज का सामना करने के बाद। तब से लेकर अभी तक वो प्रॉक्सी वॉर या लो कॉस्ट ऑप्शन का अख्तियार कर रहा है, टेररिज्म का। दुनिया के सबसे कठिन बैटलफील्ड में रणनीतिक तौर पर भी पाकिस्तानी घुसपैठिए सुरक्षित पोजीशन पर थे, लेकिन बावजूद इसके भारतीय सेना ने अपने युद्ध कौशल से उनके मंसूबों पर गोला बारूद फेर दिया था। और इस बारी दुनिया का सबसे मुश्किल बैटलफील्ड था। पाकिस्तान के पास सारे एडवांटेजेस थे, वो हाइट्स पे था, उसके मोर्चे मजबूत थे, हम ओपन में थे और अपहिल अटैक कर रहे थे। करगिल की इस विजय गाथा में बात इसकी भी होगी, इन 21 सालों में कितनी बदली हिंदुस्तान की सेना के सामने तब कितनी चुनौतियां थीं और अब कैसी है भारतीय सेना की साख। तो 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने
उन सभी चोटियों पर तिरंगा फहरा दिया जहां दुश्मन घुसाए थे। करगिल की विजय सेना के लिए आसान नहीं थी। इसमें देश ने कई वीर सपूतों को खोया, कई जवान घायल हुए। 60 दिनों तक करगिल में युद्ध हुआ और ये युद्ध 8000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर लड़ा गया। करगिल में पाकिस्तान की घुसपैठ और हिंदुस्तान की जय जयकार की पूरी कहानी आज उन जांबाजों से सुनिए जिन्होंने इस युद्ध को लड़ा और दुश्मन का खात्मा किया। ब्रिगेड की तरफ से ये हुक्म मिला था कि आप जो है तुर्तुक सब सेक्टर में जाएंगे और .5220 को कैप्चर करेंगे। उनके नज़दीक जाके उनको वापस पीछे भागते थे, लेकिन इतने वो नहीं है कि हिम्मत उनके ऊपर कि वो करते, वो सिर्फ छुप के वार करने वाले हैं, सामने वार करने वाले नहीं है वो। दुश्मन अगर सामने हो तो युद्ध का मजा ही कुछ और है। जिन जाबाजों ने कारगिल में दुश्मनों का सामना किया, उनको सिर्फ उसी बात का डर था कि दुश्मन कायर है, वो सामने से नहीं छुप के वार करता था। करगिल विजय दिवस के इस मौके पर हमने फैसला किया क्यों ना इस दिन सीधे उन जाबाजों से मिले जिन्होंने दुर्गम पहाड़ियों के बीच इस युद्ध को लड़ा और जीत हासिल की। जिन सूरवीरों ने इस युद्ध में शहादत दी, उन्हीं में से एक है कैप्टन विजयन थापर। कैप्टन थापर की जाबाजी की कहानी भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अभी कैप्टन थापर का परिवार कैसा है। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं देहरादून। ये हवलदार राजेश हैं, उनके बगल में अरविंद सिंह थापा और ये सूबेदार देवेंद्र भट्ट। इन योद्धाओं ने करगिल के युद्ध को जीता है। ये वो सिपाही हैं जिन्होंने 8000 फीट की ऊंचाई पर छिपे दुश्मन का सामना सीना तान के किया। तुर्तुक सब सेक्टर में थे। वैसे तो हमारा जो हेडक्वार्टर था वो बेस कैंप में था और एक इंडक्शन हमारा चल रहा था सर ऊपर सेकंड ग्लेशियर में। मतलब ब्रिगेड की तरफ से ये हुक्म मिला था कि आप जो है तुर्तुक सब सेक्टर में जाएंगे और .5220 को कैप्चर करेंगे। सूबेदार देवेंद्र उस वक्त करगिल के तुर्तुक सेक्टर में तैनात थे और उनकी टीम को लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण लीड कर रहे थे। देवेंद्र बताते हैं कि कर्नल डीके पुरोहित, जो कि इस पूरी टीम के फर्स्ट कमांडर थे, उन्होंने आदेश दिया कि अब चढ़ाई करनी है। .5220 पर हमने अटैक करना था। उसमें जो है सर 90 डिग्री की जो है वो पहाड़ी थी, तो उस पर जो है हमारे जो है सीओ साहब कर्नल डीके पुरोहित थे उस टाइम पर। उन्होंने जो है सेकंड इन कमांड जो थे हमारे वो थे लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण M.A. ओक। उनके नेतृत्व में जो है उन्होंने जो है एक प्लाटून को वहाँ से भेजा है सर। करगिल में उन दिनों ही नहीं बल्कि आज भी युद्ध करना आसान काम नहीं है, क्योंकि वहाँ का मौसम और भौगोलिक परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग है। तुर्तुक सेक्टर में उस वक्त टेम्परेचर -15 डिग्री के आसपास था। देवेंद्र बताते हैं कि 9 दिनों तक तुर्तुक सेक्टर में दुश्मनों से लड़ाई चलती रही। वहाँ पर तकरीबन हमारे जो है 8-9 दिन तक रहे थे सर। 9 दिन तक जो है कंटिन्यू उधर ही रहे थे, पत्थरों के नीचे रहते थे और दिन में और रात को जो है केवल पिकेट वगैरह गाड़ते थे उसमें और रोपिंग वगैरह बांधते थे जो क्लाइंबिंग करने के लिए। आज तो काफ़ी समय हो गया, 22 साल हो गया, लेकिन मेरे को अभी भी सर ऐसा है कि जैसे कल की तरह मेरे को याद है अभी बिल्कुल हर एक चीज़ की, कहाँ पर जो है क्या क्या चीज़ है। देवेंद्र की तरह ही हवलदार राजेश और अरविंद थापा ने भी करगिल के इस युद्ध में जान की बाजी लगा दी थी। राजेश कहते हैं कि हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती उस वक्त थी वो थी दुश्मनों की पोजीशन, क्योंकि वो ऊंचाई पर थे, हम नीचे से ऊपर चढ़ रहे थे। वो हाइट में थे, दुश्मन बहुत हाइट में थे वो लोग। हमें मालूम नहीं था उनका पोजीशन। सबसे तो हमारी वो ये थी कमी कि उनका हमें मालूम था कि वो कहाँ बैठे और हम नीचे से ऊपर बढ़े थे, वो ऊपर थे। तो वो लोग हम जैसे हरकत होते थे वैसे उनका फायर आता था हमारे ऊपर। तो हमें शुरू में तो काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन बाद में सूझबूझ से जैसे हमें ऑर्डर आया कि ऐसे करना ऐसे करना। राजेश बताते हैं कि हमारी हर हरकत के बारे में दुश्मन को जानकारी लग जाती थी, क्योंकि वो ऊंचाई पर थे, इसलिए शुरुआत में बहुत परेशानी हुई। लेकिन ब्रिगेड से कमांड आई कि दिन में नहीं रात में मूवमेंट करनी है, तो फिर दुश्मनों के पसीने छूटने लगे। लेकिन डर ये भी था कि
ऊंचाई पर बैठे घुसपैठिए छिप छिप कर फायर कर रहे थे। इतने वो नहीं है कि हिम्मत उनके ऊपर कि वो करते, वो सिर्फ छुप के वार करने वाले हैं, सामने वार करने वाले नहीं है वो। जैसे हम लोग आगे बढ़ते, हमारे काफ़ी कैजुअलिटी भी उस समय आगे बढ़ते समय, यही देहरादून के हमारे एक भाई भी शहीद हुआ, हमारे साथी थे वो, और एक हमारे साथी को गोली भी लगी थी। ऐसे कई लोग, कई घायल, कई हुए। करगिल के बाद में वहाँ की पहाड़ियाँ दुश्मनों की ढाल बन रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुश्मनों को ही इसका फायदा हो रहा था। भारतीय सेना के जवानों के लिए पत्थर वरदान साबित हो रहे थे। राजेश बताते हैं कि करगिल के पत्थर तो उनके लिए भगवान जैसे हैं, क्योंकि युद्ध के दौरान इन्हीं पत्थरों और पहाड़ों के बीच रहना होता था। बड़े बड़े गोले भी आए तो मतलब बचाने वाला पत्थर ही था वहाँ, तो हम ये मानते हैं कि वो भगवान ही है। क्योंकि पत्थर भी ऐसे नहीं कि मतलब छोटे पत्थर ये जैसे घर के बराबर पत्थर भी वहाँ पे, इतने बड़े बड़े पत्थर है। उसी के नीचे हम रह के हमने लड़ाई लड़ी है, और वहीं से हमने मतलब पूरा वो किया, अपने आप को बचाया। सारे बचे वही पत्थरों के माध्यम से बचे। किसी भी युद्ध के दौरान सबसे आवश्यक है हथियार और गोला बारूद, साथ ही सैनिकों के खाने के लिए रासद सामग्री। लेकिन करगिल की दुर्गम पहाड़ियों पर उस वक्त जवानों को खाने के सामान के साथ साथ कपूर भी दिया गया था, जिसने जवानों की बड़ी मदद की। उस समय थोड़ी मैगी वेगी रख लेते थे, और कॉम्पो राशन सरकारी आता था, उस पर कपूर मिलते थे, उस पर आग जला के, छोटे छोटे बर्तन होते थे मतलब वो स्टैंड टाइप के, उसी में जला के हम पका के खाते थे। तो 16 दिन हम वहाँ जैसे 5156 पोस्ट में रहे हम ऊपर, तो वही कुछ था नहीं, आने जाने कोई साधन ही नहीं था कि हम खाना लेने जाए, राशन लाए, पकाए, ऐसा कुछ था ही नहीं, बस जो अपने में वही खाना है। राजेश बताते हैं कि जिस जगह पर उन्होंने मोर्चा संभाल रखा था, वहाँ पीने के लिए पानी भी नहीं होता था। जब किसी को प्यास लगती तो कपूर के सहारे बर्फ को पिघलाकर प्यास बुझाई जाती थी। और हमें वहाँ पे ये थे कि आपने पीछे नहीं हटना है, बस आगे बढ़ना है, लेकिन पीछे नहीं हटना है। ये सीओ साहब का हमारा बिल्कुल हिदायत है। आप लोग चाहे वहाँ पे शहीद भी हो जाएंगे, कोई बात नहीं, आपके परिवार के लिए पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ, ये हमें वहाँ पे बताया गया था। तो हमने फिर उसी हिसाब से हम भी चलते थे। करगिल जांबाजों का जोश हाई था, क्योंकि जवानों के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा था। करगिल जांबाजों में ही सिपाही अरविंद थापा भी हैं। अरविंद कहते हैं कि उस वक्त इनकी बटालियन अल्मोड़ा में थी, लेकिन हाईकमान से आदेश दिया गया कि दुश्मन ने हमला किया है, जवाब देना है। तो फिर पूरी यूनिट निकल पड़ी। अल्मोड़ा से हमारी यूनिट गई थी, तो जब हम लद्दाख पहुंचे, लद्दाख के बाद जब हम लोगों ने चढ़ाई शुरू करी, तो कुछ घंटे तो हमें लगा कि चलो चल रहा है, लेकिन जब फिर गोलियों की, आर्टी सीलिंगों की आवाज़ में हमें लगा कि वाकई में युद्ध है। लेकिन जब हमें देखा कि कहीं गाड़ियाँ उड़ गई हैं, कहीं पैदल चल रहे सैनिक शहीद हो रहे हैं, तो हमें लगा कि वाकई में युद्ध है, और जो हमने ट्रेनिंग करी है, आज उस ट्रेनिंग को पूरा करके दिखाना है। अरविंद थापा कहते हैं कि इनके साथ भी युद्ध के दौरान कुछ कम चमत्कार नहीं हुए, क्योंकि जिस पत्थर के नीचे ये लोग बैठे थे, वहीं पर बम गिरा तो आसपास सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन अरविंद और बाकी साथी बच गए। कि कई लोग बर्बाद हो गए। हम 5 बंदे जो पत्थर के नीचे बैठे थे, तो उसे भोलेनाथ ने बचाया। तो उस दिन से मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार, कोई ना कोई शक्ति तो है, जो कि आसपास के पशु पक्षी भी उड़ा दिए, और हम कैसे बच गए। तो उस पत्थरों को हम भगवान मानने लगे, जय भोले के नारे लगाते चले गए सर, और बढ़ते चले गए आगे। लड़ाई खत्म हुई, उसके बाद फिर मौका मिला कि अमरनाथ यात्रा कराई जाए। सबसे शुरू में हमारी यूनिट को वहीं से अमरनाथ भेज दिया गया। ये तो हुई उन योद्धाओं की बात जिन्होंने जंग में देश को जीत दिलाई। इनके जैसे हजारों सिपाहियों ने करगिल के युद्ध में दुश्मनों के दांत खट्टे किए, और उन्हीं में से एक है लेफ्टिनेंट विजयन थापर। लेफ्टिनेंट विजयन थापर की सूरवीरता की कहानी पूरे हिंदुस्तान में आज भी सुनाई जाती है। विजयन थापर के बारे में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि विजयन ने देश के लिए न सिर्फ सर्वोच्च बलिदान दिया, बल्कि करगिल के वॉर में हिंदुस्तान की विजय का श्री गणेश किया। एक तो पिता हूँ, और दूसरा जो है मैं एक सैनिक अधिकारी हूँ, जिसके नीचे बहुत सारे यंग ऑफिसर्स थे। जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था, तो मैं अपने लड़कों को कहता था कि देखिए, आप अपनी जान वगैरह की चिंता मत करिए, ये तो आनी जानी चीज़ है। आप अपने ऑब्जेक्टिव की चिंता करिए, भारत माता को जो चाहिए वो देना है। लेफ्टिनेंट विजयन थापर राजपूताना बटालियन में तैनात थे। उनकी टीम को तोलोलिंग पोस्ट को दुश्मनों से मुक्त कराने की जिम्मेदारी मिली थी, जिसे उन्होंने 13 जून 1999 को पूरा किया और पाकिस्तानियों को वहां से खदेड़ दिया। फादर को अपना बेटा खोने का दुख तो होता है, लेकिन ये एक ऐसा कॉस्ट है
ये एक ऐसी कीमत है जो भारत की सॉवरेनिटी के लिए, भारत की इज्जत के लिए, भारत की रक्षा के लिए हमारे नौजवानों को देनी ही पड़ेगी। बल्कि कई लोग मेरे को कहते हैं कि आपका नौजवान लड़का सिर्फ 22 वर्ष का था, वो लड़ाई में चला गया। तोलुलिंग पर तिरंगा फहराने के बाद विजयंत को नोल एंड लोन हिल और 3 पिंपल से पाकिस्तानियों को खदेड़ने की जिम्मेदारी मिली। उन्होंने इस चोटी से भी दुश्मनों को खदेड़ दिया, लेकिन इसी दौरान लेफ्टिनेंट थापर भी शहीद हो गए। विजयंत थापर का पूरा परिवार ही फौजी है। उनके दादा परदादा भी फौज में थे और उनके पिता वीएन थापर भी आर्मी में कर्नल थे, जो अब रिटायर हो चुके हैं। विजयंत का परिवार नोएडा में रहता है। नोएडा में उनके नाम से एक सड़क भी है, जो यहाँ आने जाने वालों को शहीद की याद दिलाती है। विजयंत के पिता वीएन थापर ने किताब लिखी है, जिसमें विजयंत के बारे में पूरी जानकारी दी है। करगिल विजय दिवस के 21 साल हो गए हैं। ये चौथी बार था जब हमारी सेना ने पाकिस्तान को हराया था। जिस वक्त ये युद्ध लड़ा गया था, उस वक्त जियोपॉलिटिक्स भारत के पक्ष में नहीं थी। अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था और भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा रहा था। पाकिस्तान को साफ तौर पे कहा कि उसको एग्रेशन वकेट करना पड़ेगा, और अगर वकेट नहीं करता तो हम उसको मार भगाएंगे। और तमाम प्रेशर के बावजूद भी बिल क्लिंटन के माध्यम से प्रेशर हो रहा था कि पाकिस्तान को कुछ हिस्सा दे दो, कुछ कॉम्प्रोमाइज करो, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा किसी प्रकार का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। एग्जैक्टली आज नरेंद्र मोदी चाइना को कह रहे हैं, चाइना को स्टेटस को मेंटेन करना पड़ेगा। उस वक्त अटल जी के सख्त इरादों ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को ध्वस्त कर दिया था, और अब रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि मौजूदा वक्त में चीन के साथ भी इसी तरह से पेश आने की जरूरत है, जो केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। बहुत काफी बड़े बदलाव हैं। अगर आपको याद होगा तो 1984 बोफोर्स कैंप के बाद में किसी प्रकार का कोई नया इक्विपमेंट हिंदुस्तान में नहीं आया था। जब से ये सरकार आई है, बहुत नए प्रकार के इक्विपमेंट हिंदुस्तान में, नए हवाई जहाज आए हैं, नए सबमरीन आ रहे हैं, नए सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, नए ड्रोन्स आ रहे हैं, नए आर्टिलरी वेपन्स आए हैं, नए हेलीकॉप्टर्स आए हैं, अपाची आया है, चिनूक आया है। करगिल युद्ध से लेकर अब तक भारत की सैन्य शक्ति में बड़ा इजाफा हुआ है। आज हमारे पास कई एडवांस फाइटर जेट हैं, C-17 जैसे मालवाहक विमान हैं, तो वही चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर्स हैं, जो किसी भी सतह और विपरीत मौसम में भी अपना काम कर सकते हैं। खास बात यह है कि राफेल विमानों ने भारतीय सेना को और भी मजबूती दी है। लिहाजा अब हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने से पहले दुश्मन लाख बार सोचेगा, क्योंकि आज के हिंदुस्तान में सतह से समंदर तक और धरती से अंबर तक हर जगह देश को सुरक्षित रखने की कहीं ज्यादा कैपेबिलिटी है। करगिल जांबाजों का जोश हाई था, क्योंकि जवानों के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा था। करगिल जांबाजों में ही सिपाही अरविंद थापा भी हैं। अरविंद कहते हैं कि उस वक्त इनकी बटालियन अल्मोड़ा में थी, लेकिन हाईकमान से आदेश दिया गया कि दुश्मन ने हमला किया है, जवाब देना है, तो फिर पूरी यूनिट निकल पड़ी। अल्मोड़ा से हमारी यूनिट गई थी, तो जब हम लद्दाख पहुंचे, लद्दाख के बाद जब हम लोगों ने चढ़ाई शुरू करी, तो कुछ घंटे तो हमें लगा कि चलो चल रहा है, लेकिन जब फिर गोलियों की आरटी सीलिंगों की आवाज़ में हमें लगा कि वाकई में युद्ध है। लेकिन जब हमें देखा कि कहीं गाड़ियाँ उड़ गई हैं, कहीं पैदल चल रहे सैनिक शहीद हो रहे हैं, तो हमें लगा कि वाकई में युद्ध है, और जो हमने ट्रेनिंग करी है आज उस ट्रेनिंग को पूरा करके दिखाना है। अरविंद थापा कहते हैं कि इनके साथ भी युद्ध के दौरान कुछ कम चमत्कार नहीं हुए, क्योंकि जिस पत्थर के नीचे ये लोग बैठे थे वहीं पर बम गिरा तो आसपास सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन अरविंद और बाकी साथी बच गए। कि कई लोग बर्बाद हो गए। हम 5 बंदे जो पत्थर के नीचे बैठे थे, तो उसे भोलेनाथ ने बचाया। तो उस दिन से मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार, कोई ना कोई शक्ति तो है, जो कि आसपास के पशु पक्षी भी उड़ा दिए, और हम कैसे बच गए, तो उस पत्थरों का। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।